जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, नरेंद्र मोदी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनका ये तीसरा कार्यकाल बीते दो कार्यकालों से बिल्कुल अलग है। इससे पहले जब वो साल 2014 में और 2019 में प्रधानमंत्री बने थे, तब बीजेपी को बहुमत हासिल था। बीजेपी अपने बूते पर थी। हालांकि एनडीए के गठबंधन पार्टनर भी साथ में थे, लेकिन अगर वो हट भी जाते तब भी बीजेपी की सरकार को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बीजेपी के पास में का जो बहुमत का आंकड़ा था वो मौजूद था। लेकिन इस बार मामला ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अब जो एनडीए के गठबंधन दल हैं उनकी संख्या की जरूरत पड़ रही है। और अब बीजेपी के कार्यकर्ता उस जोश के साथ ये नारा नहीं लगा सकते कि फिर एक बार मोदी सरकार या फिर एक बार बीजेपी सरकार, और इसीलिए आपको नारा सुनाई पड़ रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री पद पर मोदी वापस लौट तो रहे हैं, लेकिन क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्योंकि इस गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में दो पार्टियां ऐसी हैं जो कि आगे चलकर गड़बड़ कर सकती हैं। उनके पुराने इतिहास को अगर देखें तो एक पार्टी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जेडीयू, और दूसरी पार्टी है टीडीपी, आंध्र प्रदेश के होने जा रहे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। इसमें पहले बात करें अगर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को राजनीति का पलटू राम कहा जाता है। कभी एनडीए के साथ, कभी एनडीए के विरोध में, कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। फिलहाल वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे भी साथ ही रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी कुछ कुछ मामला ऐसा रहा है। कभी वो एनडीए के साथ रहे हैं, कभी वो एनडीए के खिलाफ रहे हैं, और मोदी के साथ अब से कुछ वक्त पहले तक उनका 36 का आंकड़ा भी था, लेकिन अब वो एनडीए के साथ हैं। इन दोनों पार्टियों को मिलाकर सीटों की संख्या होती है 28, और अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन से बाहर निकल जाएं, एनडीए से बाहर निकल जाएं, तो मोदी सरकार गिर सकती है। ऐसे में बीजेपी की ओर से सरकार टिकी रहे, इस बात को लेकर आश्वस्त होने की खातिर कुछ और दलों से, एनडीए के बाहर के दलों से भी बातचीत की जा रही है। उनको साथ में लेने की कोशिश की जा रही है। जो छोटे दल हैं, जो निर्दलीय सांसद हैं, उनको साथ में लेने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के लोगों को भी तोड़कर साथ में लेने का प्रयास चल रहा है। और इसी में एक नाम पर चर्चा खूब जोरों से हो रही है, वो है उद्धव ठाकरे की। जो चुनाव नतीजे आए हैं उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे 9 सांसद जीते हैं महाराष्ट्र में, और उनका पलड़ा भारी रहा है एकनाथ शिंदे के मुकाबले। एकनाथ शिंदे, जिसे कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना की मान्यता दे दी, चुनाव चिन्ह भी दे दिया, वो सिर्फ 7 सीट जीत पाई। उद्धव ठाकरे के पास में 9 सीटें हैं। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि उद्धव ठाकरे को भी अपने खेमे में ले लिया जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस लौटेंगे, बीजेपी के साथ वापस हाथ मिलाएंगे? फिलहाल यह मुमकिन नहीं लगता। लेकिन 2 हाइपोथेटिकल घटनाक्रम ऐसे हैं जो अगर आगे चलकर होते हैं तो उस सूरत में उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस जा सकते हैं, केंद्र की सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो कौन सी 2 सूरतें हैं? पहला हाइपोथेसिस यह है, पहला केस यह हो सकता है कि बीजेपी के भीतर ही कुछ इस तरह की उथल पुथल मच जाए और कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो कि प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ जाए, मोदी की जगह पर कोई और विकल्प तलाशा जाए। शिवराज सिंह चौहान को अगर बनाया जाता है, या फिर नितिन गडकरी, जिनके नाम की अक्सर चर्चा होती रही है पिछले चुनाव में भी, तो अगर उनका नाम आगे किया जाता है मोदी के विकल्प के तौर पर,
तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे एनडीए में जा सकते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे के बीच बीते कई सालों से बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और ये रिश्ते बार बार उजागर भी हुए हैं। अभी हाल ही में मार्च में जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई तो उस लिस्ट में जब नितिन गडकरी का नाम नहीं आया तब उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने, शिवसेना ठाकरे गुट का जो मुखपत्र है सामना, उसमें यह लिखा गया कि एक तरह से नितिन गडकरी का अपमान है। जब एक तरफ कई पार्टी के दिग्गजों को टिकट दिया गया और पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनका अपमान किया है, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की है और हो सकता है उनको टिकट ना भी दिया जाए। ऐसे में यहां तक उनकी ओर से ऑफर दे दिया गया नितिन गडकरी को कि आप बीजेपी छोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए। लेकिन जब महाराष्ट्र की लिस्ट जारी हुई तब नितिन गडकरी का नाम आ गया था। दूसरा सिनेरियो यह हुआ कि जब नितिन गडकरी को टिकट दे दिया गया तो उसके बाद जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब जो सामना के कार्यकारी संपादक हैं संजय राउत, उन्होंने अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखा कि अमित शाह और मोदी नितिन गडकरी को हराना चाहते हैं, हराने की साजिश रच रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस भी उसमें साथ दे रहे हैं। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस को यह महसूस हुआ कि नितिन गडकरी नहीं हारने वाले हैं तो वो उनके प्रचार करने लगे, ऐसा संजय राउत ने लिखा। तो इससे भी पता चलता है कि नितिन गडकरी के प्रति किस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर है ठाकरे सेना में। तो कल को अगर मोदी हट जाते हैं और नितिन गडकरी आ जाते हैं प्रधानमंत्री पद के विकल्प के तौर पर, तो उद्धव ठाकरे को मनाने में, एनडीए के साथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक हाइपोथेसिस था, ये एक स्थिति थी। दूसरी स्थिति यह है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को 13 सीटें हासिल हुई और एक जो कांग्रेस से बगावत करके जिस शख्स ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था सांगली की सीट पर, वो भी जीत के आने के बाद कांग्रेस का एसोसिएट मेंबर बन गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास में महाराष्ट्र में 14 सीटें हैं। अब इससे कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है और साथ ही आक्रामकता भी बढ़ी है। जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं नाना पटोले, उन्होंने 2-4 दिन पहले ही एक बयान दिया कि हम इस गठबंधन में बड़े भाई हैं और सूत्र ये बताते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, जब सीटों का बंटवारा होगा महाविकास आघाड़ी में, तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करेगी और इस बात को लेकर ठाकरे सेना के साथ उसका झगड़ा हो सकता है। और यही नहीं, कांग्रेस फिर यह भी दावा करने वाली है कि अगर महाविकास आघाड़ी जीतती है तो मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा। तो यहां पर ठाकरे सेना के साथ फ्रिक्शन हो सकता है और ऐसी स्थिति में अगर एनडीए की तरफ से बुलावा आता है उद्धव ठाकरे को, तो फिर उद्धव ठाकरे पिघल सकते हैं और हो सकता है कि यह बुलावा वाया शरद पवार आए। शरद पवार 8 सांसद जीत चुके हैं इन चुनावों में और अगर एनडीए की ओर से पेशकश की जाती है कि आप और उद्धव ठाकरे आ जाइए साथ में, तो फिर ऐसी स्थिति में 17 सांसद मिल जाएंगे। तो शरद पवार, अब सवाल यह होगा कि क्या शरद पवार जो है जाएंगे एनडीए में? तो देखिए, शरद पवार के मामले में कोई भी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। जब से शरद पवार राजनीति में है तब से यह देखा गया है कि शरद पवार हमेशा सत्ता में रहने की कोशिश करते हैं, सत्ता के साथ रहने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम वक्त ऐसा रहा है जब वो स्वयं या फिर उनकी पार्टी सत्ता से बाहर रही हो। तो अगर इस तरह का कुछ ऑफर आता है तो हो सकता है शरद पवार उसके लिए तैयार हो जाएं, साथ में उद्धव ठाकरे को भी पटा लें और एनडीए में शामिल हो जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए एनडीए में लौटना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को मोदी विरोध के नाम पर वोट मिले। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए कांग्रेस के वोट ट्रांसफर हुए और सबसे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को मुसलमानों के वोट मिले। तो ऐसे में अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर इसे एक दगाबाजी समझा जाएगा उन वोटरों के साथ जिन्होंने उद्धव पर भरोसा करके उनके उम्मीदवारों को जिताया।
तो फिलहाल तो लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल होने वाले हैं, लेकिन आने वाले चंद महीनों में या फिर साल भर में अगर कुछ घटनाक्रम एनडीए के भीतर होते हैं, जैसे कि 2 घटनाक्रम मैंने आपको बताए, उस तरह के घटनाक्रम होते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।